So continuing with the Hindu newspaper. सो फॉलिंग रिकवरी देखने को मिल रहा है आईबीसी की। अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी को 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड जो टाइम लिमिट सेट है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि देयर हैज वी हैव नॉट मेट द एग्जैक्ट टाइमलाइन। सो ये एक मेजर हम बोल सकते हैं कि चेंज हमने इंट्रोड्यूस किया था कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के केसेस हैं उनका टाइमली रेजोल्यूशन किया जाएगा, बट स्टिल डिलेड रेजोल्यूशन मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है। एंड फॉलिंग रिकवरी ऑल्सो, मतलब कि लिक्विडेशन के केसेस ज्यादा हुए हैं रादर देन रिकवरिंग। So 2016 bankruptcy law falls from 43% to 32% रिकवरी में हमें फॉल देखने को मिला है। एंड एवरेज रेजोल्यूशन टाइम जो लिया गया दैट इज बिटवीन 324 days to 653 days वर्सेस जो टाइम लिमिट थी दैट वाज 330 days के अंडर वी हैड टू कंप्लीट एंटायर प्रोसीडिंग्स एंड वी हैड टू कम टू अ प्रॉपर कंक्लूजन। सो यू कैन से कि रेजोल्यूशन टाइम का एवरेज इज मोर देन जो टाइम लिमिट सेट की गई है। सो इट वाज अ मिक्स्ड बैग वी कैन से। सो दिस इज वी कैन से अबाउट कि क्या ये कितना इफेक्टिव हो पाए। तो यहाँ पे हम ये दो आर्ग्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं, फॉलिंग रिकवरी एंड देन द average resolution time has also been beyond the exact stipulated time period mentioned in it. And on average अगर हम अगेन बात करें creditors, they have also realized 32% of जो उनके claims थे, 169% of the liquidation value. So other mechanisms had an average recovery rate of around 5 to 20%. So जो intended objectives of IBC, that was not met. So the limited judicial bench strength and delays in the identification and even the acknowledgement of default, तो यहाँ पे भी हमें डिले देखने को मिला है। उसकी वजह से एक्स्ट्रा टाइम लगा है एंड सिग्निफिकेंट डिले देखा गया है इन द प्री आईबीसी एडमिशन स्टेज ऑल्सो। So this has suppressed the recovery rates. Okay, Ashik, we can continue with Indian Express newspaper now. Now coming to the Indian Express newspaper. After 3 years of 26 level, Mumbai police bought 46 boats to track city's coast. Only 8 work today. तो ये दिखाता है कि कैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर यूटिलाइजेशन ऑफ द पब्लिक फंड, एक जीएस पेपर 4 के अंदर में एक टॉपिक है। इसमें इसको एग्जांपल लिख सकते हैं कि कैसे जो लिया जाता है, बोट्स होता है फॉर एग्जांपल, स्टेशनरी हो गया या फिर व्हीकल्स होता है, पुलिस व्हीकल्स हो गया, गन्स हो गया एक्सेट्रा, उसका भी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है। तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी देखा गया एक तरह से। तो एग्जांपल दे सकते हैं इसको। कितना लंबा बॉर्डर है, कोस्ट लाइन 114 किलोमीटर्स। 26 लेवल में टेरर अटैक हुआ था। इट वॉज सीन दैट द टेररिस्ट हैड कम फ्रॉम द अरेबियन सी टू द कोस्ट ऑफ द मुंबई। उसको टैकल करने के लिए खरीदा गया, लेकिन अब काम ही नहीं कर रहा। Then we were talking about the eight Indian Navy who were accused for spying for Israel, and they were given death sentence in Qatar. So the Qatar court had accepted plea against the death penalty to eight Indian. This showcases India's diplomacy, जो subtle diplomacy होता है, not from the front but from the back hand, कैसे काम करता है। क्योंकि सामने से इंडिया कुछ नहीं बोला था, लेकिन पीछे पीछे बात हो रहा होगा लगातार।
8 फॉर्मर नेवी पर्सनल। तो इसको एथिक्स में भी लिख सकता आंसर में। तो रेस्क्यू गेट अनदर हर्टल ऑन द वे टू ट्रैप्ड। ये अभी भी चल ही रहा है रेस्क्यू मिशन। Citing betting concern, GOM set to tighten online gambling rules. ऑनलाइन गेमिंग रूल्स में दो टाइप का गेम है, हम लोग पहले ही बात कर चुके, गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल। जब पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, काउंटर स्ट्राइक जो भी खेलते हो, गेम ऑफ स्किल हो गया, और या फिर पोकर ही हो गया। अ, लेकिन गेम ऑफ चांस होता है जिसमें आप बेटिंग करते हो। तो ये बात करें कि दे आर अप्रहेंशन, कि कोई कोई जो बेटिंग ऐप है ना, वो अपने आप को बोल रहे हैं कि ऑनलाइन गेम है और गेम ऑफ स्किल है, लेकिन वो बेसिकली बेटिंग ऐप है, गेम ऑफ चांस है। तो इट इज अ पोटेंशियल फॉर मनी लॉन्ड्रिंग पोस्ट बाय प्लेयर्स इन द सेक्टर। इट इज, तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी चांस हो सकता है इसलिए। तो मीटी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इट हैड नोटिफाइड रूल्स फॉर द ऑनलाइन गेमिंग। लेकिन अभी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जो काम करता है इसके अंदर। वही दिया हुआ बस। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो महादेव बेटिंग ऐप है छत्तीसगढ़ में, इट इज अंडर द पॉलिटिकल स्टॉर्म इन छत्तीसगढ़। जो बेटिंग ऐप यूज हुआ था फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलेक्शन इन्फ्लुएंसिंग पर्पसेस। इसके कारण ये इम्पोर्टेंट है रेगुलेशन। देन नेक्स्ट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज गवर्नमेंट टेक्स एपेक्स साइबर सिक्योरिटी एजेंसी आउट ऑफ पब्लिक राइट टू नो। आरटीआई के अंदर में बात कर चुके हैं उसमें भी, हिंदू न्यूज़पेपर में। सर्ट इन, इट इज अ कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। कहीं पर भी साइबर थ्रेट होता है, प्लांट में, न्यूक्लियर प्लांट में, या फिर गवर्नमेंट कोई भी एजेंसी में, कहीं पर भी, तो सर्ट इन डायरेक्टली इंटरवीन करता है। इट इज अ इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम फॉर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट लाइक फिशिंग, हैकिंग, एक्सेट्रा। तो ऐसा दिया गया है कि सर्टेन को आरटीआई के परव्यू, आरटीआई के अंदर में अधिकतर सब एम्प्लॉयज और जो गवर्नमेंट मशीनरी उसके अंदर में आते हैं, एक्सेप्शन है वहां पर, अंडर सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई, जिसमें से जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, आईबी हो गया, रॉ हो गया, एक्सेट्रा सब, और बाकी 24 इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो परव्यू के बाहर आरटीआई के। तो सर्ट इनको भी डाला गया है सेक्शन 24 ऑफ आरटीआई के अंदर में। तो इस पे डिबेट हो सकता है कि सर्ट ने क्यों डाला गया। प्रवेश। हाँ, उसे एक बार रिपीट करना। मतलब सर्ट इन है ना, जो क्रिटिकली, जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, इसको आरटीआई के परव्यू से बाहर डाला गया। आरटीआई के परव्यू के बाहर कुछ रह सकते हैं, ऐसे 26 इंटेलिजेंस एजेंसी आ गया ना यहाँ पर, रॉ, एविएशन रिसर्च, सीबीआई, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन नारकोटिक एक्सेट्रा, बीएसएफ एक्सेट्रा, सब कुछ, इतने लोग जो आरटीआई के परव्यू के बाहर, आरटीआई के अंडर में नहीं है, आरटीआई के बाहर है, क्योंकि ये काम जो करते हैं इट इज ए मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इसलिए उनको बाहर रखा गया है। लेकिन बाकी जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसको अंदर रखा गया है। लेकिन सर्ट इनको भी बाहर रखा गया, कर दिया गया है अभी से। हाँ, क्योंकि इसमें लेकिन खाली सिक्योरिटी के इश्यूज इन्वॉल्व नहीं है ना, हाँ, उसमें बाकी साइब चीजें भी इन्वॉल्व है। तो इसे बोल सकते हैं ना कि जो साइबर सिक्योरिटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। तो हम्म। सर्ट इन जो काम कर रहे हैं वही काम बाकी लोग करते हैं ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से, तो ये साइबर के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो इसलिए इनको भी रखा गया है। ये भी बोल सकते हैं एक अलग व्यू पॉइंट के हिसाब से। कतार का बात कर ही चुके हैं। SC, Supreme Court on Chief Secretary appointment. Why can't CM and LG solve issue together? ये पूछे है। तो मेरे हिसाब से बस एक ही आंसर है इसका, कि दोनों का पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट है। प्रवेश।
नहीं तो ये हमेशा रहेगा, क्योंकि जो दोनों का जो परव्यू है, लिखा गया है कि बोथ हैव टू कोऑर्डिनेट। और अभी जो बिल आया था जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा प्रेमिसी दिया गया, एंड इट वाज सेड दैट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मींस गवर्नमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऐसा कर दिया गया था इन मैटर्स अपॉइंटमेंट ऑफ द हायर ब्यूरोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हम्म। लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल ज्यादा है एज कम्पेयर टू चीफ मिनिस्टर। हाँ, तो उसमें इस पर उसमें भी जजमेंट। एग्जैक्टली बोले तो बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक बिल लाई है, द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2020। तो उसके 2022, तो उसके तहत क्या है कि जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट का टाइटल है वो सीएम के पास नहीं है, वो एलजी के पास है। तो एलजी इज फॉर द गवर्नमेंट। तो होता क्या हम्म। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर कि द गवर्नर हैव टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट हेडेड बाय सीएम। लेकिन अब वो गवर्नमेंट एलजी हो गया है। हाँ, इसलिए बीच में रहता है हमेशा इशू। देखो वेस्ट मटेरियल से कैसे यूज किया जाता है। तो वेस्ट टू वंडर पार्क, प्रेरणा इसको लिख लेना। ऐसे वेस्ट टू एनर्जी लिखते हैं, वैसे ही वेस्ट टू वंडर पार्क। तो कैसे वेस्ट प्रोडक्ट को भी यूज कर सकते हैं फॉर द पब्लिक यूटिलिटी, और टूरिज्म के लिए भी कर सकते हैं काम इसको। ऐसे भोपाल में एक गार्डन बनाया गया था जहाँ पर वेस्ट स्टोरेज किया जाता था, डंप किया जाता, वहां पर गार्डन बनाया गया था। और उसके ऊपर में वेस्ट प्रोडक्ट से ही फिर ऐसा टाइप मूर्ति या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था। तो एक अच्छा एग्जाम्पल री आर इकोनॉमी का। केंद्रीय विद्यालय ने भी बनाया था कि बीच से स्टूडेंट से साफ करवा के 500 प्लास्टिक बोतल्स और जो कैप्स थे उनसे स्टैचू वगैरह बनवाए थे वेस्ट मटेरियल से। हम्म, ये सब वर्ड लिख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में कोई लिखेगा नहीं। यूथ आइडिया थॉन, हैकाथॉन बोलते हैं ना, वैसी आइडिया थॉन बोल सकते हैं, यूथ आइडिया थॉन। ये सब इनिशिएटिव है। कहाँ लिख सकते हैं? तो बोल सकते हैं कि ये सब टाइप जो इनिशिएटिव लिया जाता है, इट इज बेसिकली टू प्रमोट यूथ फॉर देयर क्रिटिकल थिंकिंग, और जो इनोवेटिव आइडियाज है इसको एक प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो यूथ आइडिया थॉन एग्जाम्पल प्रेरणा लिख लेना। ये हमने बात कर चुके थे 2-3 दिन पहले, जिसमें बात हुआ था कि ऑनर डिटेनिंग नहीं कर सकते अंडर द यूआईपीए कोई भी पर्सन को अनटिल अनलेस ही इज एंटी इंडिया एंड हिज बेल इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द इंडिया सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी। डायरेक्टली तो नहीं था, ही वाज क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट ऑफ स्टेप्स एक्सेट्रा, जो भी स्टेप उन्होंने लिया था। तो ये डायरेक्टली नहीं कर सकते इसको। तो कस्टडी, प्रिवेंटिव कस्टडी, कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी की बात की थी इसी के ऊपर। आंध्र प्रदेश टू बिगिन कास्ट सेंसस ऑन December 9। ये भी डिस्कस कर चुके थे कि बिहार में जैसे हुआ है वैसे आंध्र प्रदेश में भी हो रहा है। लो रिस्क ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा किसी को ऐसे पता है कि ये एक स्पेसिफिक डिजीज है क्या? इन्फ्लुएंजा ए ऐसे बोलते हैं ना 4 प्रवेश? टाइप्स होते हैं हाँ इन्फ्लुएंजा बता। ए हाँ बी सी डी। हाँ हाँ। हम्म, एनिमल टू ह्यूमन में ट्रांसफर होते हैं। जो इन्फ्लुएंजा ए की बात करते हैं वो रेयरली ह्यूमन एनिमल्स और ह्यूमंस में होती है, ए और बी। जब डी की बात करते हैं वो ज्यादातर कैटल्स में देखने के लिए मिलती है। तो ऐसा वैक्सीनेशन सबके लिए है कि किसी के लिए वैक्सीनेशन नहीं? वैक्सीनेशन का नहीं मतलब पता। आई होगा थिंक ना। एंटीवायरस का यूज होता है ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट के लिए मतलब वैक्सीनेशन मतलब पहले से अगर हो ही नहीं इन्फ्लुएंजा ऐसे टाइप। आई डोंट थिंक सो कि ऐसी वैक्सीन है कोई। ओके। प्लान टू रीनेम आईएएफ एज एयर एंड स्पेस फोर्स इन राइट डायरेक्शन। अभी प्रपोज किया गया कि इंडियन एयरफोर्स है, यूएस में है, यूएस स्पेस कमांड अलग से 4 स्टार जनरल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी 3 जगह है ना जहाँ पर लैंड, एक और नेवी और एयरफोर्स में फोर्स 3 स्टार जनरल है, नहीं 4 स्टार जनरल, सॉरी 4 स्टार जनरल है।
तो वैसे ही स्पेस फोर्स भी किया जाएगा। तो लेकिन वहां पर किया गया है यूएस में, लेकिन इंडिया में आईएफ को ही बना दिया गया है, एयर एंड स्पेस फोर्स। तो स्पेस का जो इम्पोर्टेंस है वो कैसे दिख रहा है कि हम लोग स्पेस को भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ वेपन कोई बताओ जो स्पेस में यूज कर सकते हैं और इंडिया के पास है। आई थिंक स्पेस डेब्रिस से रिलेटेड है। इंडिया के पास वेपन, डीआरडीओ ने बना था इसको, सोचो मैं पढ़ते हो। पृथ्वी है ना, पृथ्वी, पृथ्वी मिसाइल आकाश। स्पेस स्पेस स्पेस, जो भी आप बात करो ना, सब एयर वेपन है, मतलब एयर फोर्स में। स्पेस का स्पेसिफिक है अभी, आप ही फेमस एंटी भी सैटेलाइट हुआ था। हाँ हाँ हाँ, एंटी मिशन सैटेलाइट वेपन जो शक्ति के अंदर। 2019 में मार्च के समय में हुआ था। और इंडिया बिकेम द फोर्थ कंट्री टू लॉन्च एंटी सैटेलाइट वेपन आफ्टर रशिया, यूएस एंड चाइना। ए सैट, जो ऑर्बिटर में जो भी सैटेलाइट होते हैं, अगर लड़ाई के समय में इंडिया के ऑर्बिटर इंडिया के जस्ट ऊपर कोई अगर चाइनीज सैटेलाइट होगा और इंडिया का वॉर उस समय हो रहा होगा, तो ए सैट को लॉन्च करके उसको भी खत्म कर सकते हैं। ताकि जो सैटेलाइट थ्रू जो इमेजिंग हो रहा हो या सैटेलाइट थ्रू जो इंटेलिजेंस कंट्रोल मैकेनिज्म कंट्रोल हो रहा होगा, तो वो उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सो ये लो ये अर्थ ए सैट वेपन। सैटेलाइट्स के लिए है। आपका आवाज बीच में ब्रेक कर रही मैं कह रही हूँ क्या ये लो अर्थ सैटेलाइट्स को टारगेट करने के लिए है? है। यस, हाँ, लोअर, हाँ, प्रिसीजन बेस्ड, ऐसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर बोलते हैं ना, वैसे प्रिसीजन बेस्ड सैटेलाइट एंटी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एग्जैक्टली वो हटा सकते हैं। 2019 में हुआ था। तो ये हो गया। तो स्पेस फोर्स इसलिए इम्पोर्टेंट, स्पेस हैज बिकम द टू डोमेन फ्यूचर वॉरफेयर के लिए। तो फ्यूचर वॉरफेयर का क्वेश्चन भी था, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, साइबर, स्पेस, एयर, ये सब एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो शुक्रियान, सूर्य किरण। तो सूर्य किरण है क्या प्रवेश? हेलीकॉप्टर है इंडियन एयरफोर्स का। हेलीकॉप्टर नहीं, ये बेसिकली, बता कोई भी और बता। सूर्य किरण बेसिकली जॉइंट एक्सरसाइज होती है इंडिया और नेपाल के बीच में। नहीं, वो नहीं है सूर्य किरण। जैसे वर्ल्ड कप के टाइम भी शायद से मतलब ऊपर से वो करते हैं ना, मतलब सॉफ्ट पार्कर्स सूर्य किरण एग्जांपल। एक्सरसाइज होता है। जो ये विमान है ना, ये किरण विमान, HAL किरण, जो इंडिया में है, इंडिया ने बनाया इसको। तो इंडिजिनस है ये बाहर से इंपोर्टेड नहीं। इसलिए जो वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें क्यों नहीं राफेल यूज किया गया, ये क्वेश्चन में पूछते हैं। क्यों नहीं बाकी सब यूज किया गया? क्योंकि टोटली इंडिजिनस है। अगर राफेल यूज करते तो एक लगता है कि भाई किसी और का वेपन, किसी और का एरोप्लेन यूज कर रहे हैं एयर पावर शो के लिए। ऐसे यूएस यूज करते हैं तो अपना वेपन यूज करता है, अपना एयरफोर्स, अपना एरोप्लेन यूज करता है। तो एक जो किरण है ना, ये HAL बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये इंडिजिनस है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ट्रेन होते हैं पायलट इसमें। Citing pressure from Taliban, Indian government, Afghan embassy says it is closing down. तो ऐसा क्यों है, मतलब कि साइटिंग प्रेशर फ्रॉम तालिबान एंड इंडियन गवर्नमेंट? कोई बता दो। अकॉर्डिंग टू कि मी तो अफगान, जो इंडिया ने तालिबान को सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन तब भी अफगान एम्बेसी जो चल रहा था अभी तक में, जो इंडिया सपोर्ट करता था पहले अफगान कारजाई गवर्नमेंट को, हम्म पहले या अशरफ गानी का सपोर्ट करता था गवर्नमेंट इंडिया ने, लेकिन फिर अभी इसको बंद किया गया। सिंस कौन सी तालिबान बता? से भी और प्रेशर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है इस टाइम पे। सो इट माइट बी बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर मोर, क्योंकि अभी तक चीजें जो चल रही थी देवर फंक्शनिंग, बट इंडिया का भी कोई रिकग्निशन नहीं ऑफ द तालिबान रजीम। एक एक इसका रीजन है कि इंडिया रिकॉग्नाइज किया है, नहीं किया है ऑनलाइन, मतलब सबके फेस में, लेकिन ऑटोमेटिकली बात उत सब चल रहा है तालिबान से। बैक चैनल जिसको बोलते हैं, बैक चैनल डिप्लोमेसी बोलते हैं इसको। तो वो हो ही रहा है और सब काम हो रहा है तालिबान के साथ। बस है कि बाहर से बस दिख नहीं रहा, जैसे सऊदी अरब है इसराइल का,
वैसी हाल है इंडिया और तालिबान के बीच में। अगर बैक चैनल सऊदी टॉक्स अरेबिया चल के बीच रहे में हैं, बात चल रही है। बैक चैनल टॉक्स अगर चल रहे तो फिर तालिबान की साइड से प्रेशर नहीं आना चाहिए था, तो हमें क्यों एम्बेसी और शट करनी पड़ी? आएगा ना, कि तालिबान तो ही बोलेगा ना कि भाई मेरा तो गवर्नमेंट का तो है नहीं एम्बेसी आपके यहाँ, मैं डायरेक्टली कैसे बात करूँ, चाहे कि मेरे को सपोर्ट मिले, मैं लेजिटिमेट कैसे होऊंगा दुनिया भर में जब मुझे लोग रिकॉग्नाइज करे कि मैं ही सरकार हूँ। अगर हम्म। किसी एम्बेसी, अफगान एम्बेसी में जो फ्लैग रहता है वो पुराने गवर्नमेंट का फ्लैग रहता है, जो ग्रीन, ब्लैक और हम्म। रेड है, उसके बीच में साइन बना हुआ है। इसका जो फ्लैग है वो प्रॉपर व्हाइट है, उसके बीच में प्रॉफेट मोहम्मद का वो लिखा हुआ है। तो ये डिफरेंट फ्लैग है। तो इसी पर बात होता है ना कि मेरा सरकारी नहीं वहाँ पर, तो मेरा क्यों बना। तो दोनों तरफ से प्रेशर है एक तरह से। हम्म। अब इंडिया कितना चला सकता है अपना पैसा से भी, फंडिंग तो नहीं कर सकता ना। तालिबान तो फंड नहीं कर रहा है एम्बेसी को, हम्म। एम्बेसी को फंड इंडिया ही कर रहा है। और जो भी लोग थे वो कतार में थे और यूएई में थे, जो पहले के प्रीवियस गवर्नमेंट के, वो कितना फंड कर सकते हो अपना, तो इसलिए बंद हो गई। फाइनेंशियल इशू भी है और प्लस ये भी प्रेशर भी। तो एलन मस्क इज likely to expected to visit vibrant गुजरात समिट। तो हम लोग हमेशा बात करते हैं, तो वाइब्रेंट गुजरात एक मोटो हो गया, गुजरात को कैसे बढ़ाए दुनिया भर में विद रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग हब। वैसे हमने 2 दिन पहले बात किया था विद रिस्पेक्ट टू द वेस्ट बंगाल, वैसे ही फिर यूपी का बात किया था। तो हर एक स्टेट का अपना होता है प्रमोशन फॉर दैट बिजनेस फैसिलिटीज। माइग्रेंट वर्कर्स, उसी का बात हो रहा है, जब कोविड के समय में जब माइग्रेंट वर्कर्स क्राइसिस हुआ था, टेलीवाइज ट्रेजेडी। यही बात कर रहे हैं कि हम लोग स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कि अमृतकाल में इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन तब भी माइग्रेंट वर्कर का क्राइसिस होता है इंडिया में। क्योंकि 35 to 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन टेक्स पार्ट इन इंटरनल माइग्रेशन, हाईली डिपेंडेंट है। और मोस्टली फ्रॉम द पुअर स्टेट लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तो रिचर मोर इंडस्ट्रियलाइज वन केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका। और केरला और पंजाब के जो लोग हैं वो फिर जाते हैं, माइग्रेट करते हैं कनाडा और मिडिल ईस्ट में। तो ये सर्कल है एक ओवरऑल माइग्रेशन का। तो अप्रोक्सीमेटली 30 to 40%, तो इसको प्रेरणा डेटा लिख लेना। उसके बाद ऑल्सो बताते हैं कि इट इज़ ऑल्सो मैटर ऑफ नेशनल प्राइड, कि इंडिया बात करते हैं कि ग्लोबल इंडिया तभी बन पाएगा जब हम एक तरह से, माइग्रेशन सिर्फ नेगेटिव फॉर्म में देखना नहीं चाहिए इसको। अगर बात करते तो इंडिया का डायस्पोरा बाहर जाता है, तो कहीं ना कहीं इंडिया का सॉफ्ट पावर और इन्वेस्टमेंट वो भी लाता है। वैसे ही जब माइग्रेशन ऑफ फोर्स होते हैं वो इट इज बेस्ड ऑन द सप्लाई डिमांड। अगर वो कम पैसा में खटने के लिए रेडी है और लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर्स नहीं है, तो आई थिंक इट इज फ्रूटफुल। प्रवेश। हाँ बोलो अशोक। मैं वही बता रहा था कि माइग्रेशन सिर्फ नेगेटिव कॉन्नोटेशन नहीं है, पॉजिटिव कॉन्नोटेशन वो बोल सकते हैं हाँ इसको। पॉजिटिव भी होता है, क्योंकि फॉरेन रेमिटेंसेस भी क्योंकि मिलते मिनिमम वेजेस तो अगर कम होगा तो कोई ना कोई तो लोग करेंगे काम। अगर फॉर एग्जांपल हरियाणा, पंजाब ले ले, हरियाणा पंजाब ले, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटी स्टेट है इंडिया में। तो वहां पर अगर माइग्रेंट आते हैं मैक्सिमम, तो यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल के ट्राइबल पॉपुलेशन और बाकी जो पॉपुलेशन उन लोग से आते हैं मैक्सिमम। हैं। तो अगर वो नहीं आएंगे तो उनको रिप्लेस कौन करेगा? बांग्लादेशी, मेरे अनुसार। तो आई थिंक इट इज मोर प्रेफरेबल और मोर सुटेबल फॉर द लोकल इंडियन टू बिकम माइग्रेंट रादर देन जो इलीगल इमिग्रेंट रहेंगे बाहर से, मेरे अनुसार। आप इसमें मतलब ऐड करो तो प्रवेश। माइग्रेंट का सही बात है, नेगेटिव तरीके से नहीं, पॉजिटिव तरीके से ज्यादा देखना चाहिए। दो नेगेटिव भी है क्योंकि लेकिन पॉजिटिव भी इसका है, मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि एक यहाँ जब पे तक मैं फाइनेंशियल इंटीग्रेशन नहीं होगा, वर्क सेफ्टी प्रोविजन नहीं होगा, चाइल्ड केयर फैसिलिटी नहीं होगा, तो माइग्रेंट वर्कर लाइफ का हमेशा से प्रॉब्लम ही रहने वाला। बोलो मानसी। मैं यहाँ पे पॉइंट ऐड कर रही थी कि हम मतलब इंटरनेशनली हमेशा बात करते हैं कि वेस्टर्न एशिया में इंडियन माइग्रेंट पॉपुलेशन ज्यादा वर्क करती है। सो ताइवान का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, वहां पे भी बिकॉज जो डिपेंडेंसी पॉपुलेशन उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इंडियन वर्कर्स की डिमांड वहां पे और इंक्रीज हो रही है। सो वहां पे भी एक और हमें अभी हाल फिलहाल में देखने को देखा मिल। गया है कि यूपी और बिहार मैक्सिमम हो गए, मतलब वहां पर हम्म। rather than
केरला, तो भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। दो चीज इसमें इम्पोर्टेंट एरियाज है जो देखा है कि इंट्रा एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट सर्कुलर एंड सीजनल माइग्रेशन, एक अच्छा वर्ड है, इसको ले सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस एंड शॉर्ट डिस्टेंस, रूरल टू अर्बन, रूरल टू रूरल, इंट्रा एंड इंटर स्टेट, इंट्रा एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट सर्कुलर एंड सीजनल माइग्रेशन। तो डिफरेंट टाइप का माइग्रेशन होता है। तो ये समझ में आ गया होगा, 30 to 40% इसमें से। फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मेजोरिटी ऑफ द माइग्रेट पीपल वहीं से आते हैं। वेस्ट बंगाल भी हो गए, उड़ीसा भी हो गए। उसके बाद फिर एक सबसे अच्छा एक और एग्जांपल है कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी का बात करते हैं, लेकिन थॉटफुल सिटीज का बात करना चाहिए। सोच के बनाना चाहिए ऐसा सिटीज जहाँ पर उनके लिए भी प्रोविजन करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द मेन अर्बन स्फीयर। एक अर्बन सिटी तो हो गई, उसके आसपास में सराउंडिंग सिटीज जो होगा वो माइग्रेंट पॉपुलेशन से भी रह सकता है, और उसमें ही कुछ बेसिक सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन और एकोमोडेशन का सुविधा देना चाहिए। तभी जाकर के जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट है, एसडीजी गोल है, तभी हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो एक अच्छा है थॉटफुल सिटीज, तो इसको लिख लेना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम स्मार्ट सिटीज। तो अनसिक्योर्ड लोन का बात कर चुके थे पहले कि आरबीआई कैसे चाह रहे कि अनसिक्योर्ड लोन कम हो, एनपीयू से एमपीए कम होता है, और एनपीए और जो क्राइसिस बढ़ता है बैंक के अंदर ओवर नॉन पेमेंट ऑफ द लोन, वो बढ़ जाता है अनसिक्योर्ड। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो स्ट्रेंथन द इंटरनल सर्वेलेंस मैकेनिज्म फॉर एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। और जो बिल्डअप रिस्क है कि कितना एक सर्टेन लिमिटेशन होना चाहिए कि वो लोन दे सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। सिकल सेल, प्रवेश, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जेनेटिक डिजीज। इट्स अ जेनेटिक डिसीज। उसको लिए अभी जीन एडिटिंग के लिए, जीन एडिटिंग एक टेक्नोलॉजी है, जैसे क्रिस्पर CAS9, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, CAS9 प्रोटीन, आरएनए प्रोटीन जो हेल्प करता है वो चीज वहां पर एग्जैक्ट जगह पर एडिट कर सके, तो वहां पर इसको यूज किया गया, ऑफर्स होप। तो इसके द्वारा काम कर सकते हैं। वर्टेक्स हम लोग बात किए थे पहले भी एक बार। इसमें बेसिकली जो आरबीसी की शेप होती है ना, वो अफेक्ट हो जाती है। मतलब वो कनकेव शेप के हो जाता है, और इस वजह से हीमोग्लोबिन कैरी करने में प्रॉब्लम फेस होती है। हाँ, सिक्कल है ना, तो सिक्कल जैसा शेप हो जाता है। हाँ भाई। COP27, अ चांस टू गेट। तो हाँ, इसमें लास्ट तक के नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम है, तो ये एड्रेस करता है जैसे पोस्ट डिसऑर्डर पर चैलेंजेस पोस्ट पैरेंट डिसऑर्डर। और जीन थेरेपी इस टेक्नोलॉजी, इसको एलिमिनेट करना है डिजीज बाय 2047। इसको मोर अफोर्डेबल बनना है, अभी बहुत महंगा है, इसको अफोर्डेबल और मोर रिसर्च हो इसके ऊपर में, तभी चल रहा है बात। देन COP27 कहाँ पे हुआ था आचल? दिव्या? शर्म अल शेख इजिप्ट ऑफ इट। हाँ, इजिप्ट में। तो COP27 इंपॉर्टेंट है, 3 एरियाज बता। तो इसका बेसिकली वो था कि ग्लोबल टेम्परेचर जो ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। लॉस एंड डैमेज फंड अनाउंस किया गया था, बट लॉस डैम है, हाँ। अनाउंस किया गया था। हम्म। और अब मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम है एक, वो है। तो 3 चीजें। तो और हर बार यही बात होता है, हाँ, कॉमन एंड कैसे हम लोग मिटिगेट कर रहे हैं, कैसे कम कर रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जो था लॉस एंड डैमेज फंड था, जो मानसी में। हम्म। और दूसरा जो एक और चीज में भी बात वही कर रहे हैं कि भाई पास्ट फियर मॉन्गरिंग, भाई डरा रहे हो हमेशा कि क्लाइमेट चेंज होगा, हम लोग मर जाएंगे। उससे अच्छा है कि आप क्लाइमेट फ्रेंडली ट्रांजिशन करो, क्योंकि ऑटोमेटिकली कस्टमर कॉस्ट वो इंक्रीज करेगा धीरे धीरे, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, हाई एनर्जी प्राइसेस ऑफ एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि देयर विल बी अ ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसल फ्यूल टुवर्ड्स द अदर सोलर ऑल्टरनेटिव, सोलर हो गया, विंड हो गया, एक्सेट्रा जो भी। बस उसको कैसे
टेक्नोलॉजी में इनोवेशन आए और कैसे इसको जल्दी ट्रांजिशन करें, जस्ट ट्रांजिशन, JUST बोलते हैं हमेशा, जस्ट ट्रांजिशन। मतलब ऐसा ट्रांजिशन जो हाँ इम्पैक्ट भी नहीं करे गरीब कंट्री या और मध्यम वर्ग के कंट्री जैसे इंडिया हो गया, और सही समय में ट्रांजिशन करे, इसको जस्ट ट्रांजिशन बोलते हैं। तो वो कर सकते हैं। दूसरा कि $7 ट्रिलियन लगेगा मनी, टैक्स पेयर्स मनी फॉर द फ्यूल, फॉसिल फ्यूल सब्सिडी, तो उसको वहां इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सब्सिडी जो यहाँ दे रहे हो फॉसिल फ्यूल में, तो इसको जस्ट ट्रांजिशन में डालो, ये बोलना चाह रहे हैं basically। तो COP 28 में दुबई में जब होगा, तब इस पे बात चर्चा फिर से होगा और फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो OpenAI, जनरेटिव AI के, ChatGPT के ओनर OpenAI कंपनी है, उसके जो CEO है ऑल्टमैन, इनका फायरिंग हुआ था, फिर इनको हायर कर लिया। फायरिंग हुआ था OpenAI बोर्ड के तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट ने जो सैम अल्ट है ना उसको हायर कर लिया और उसको CEO बना दिया। अब वो फिर सैम अल्टन ने फिर फायर कर दिया पूरा बोर्ड को। तो एक अच्छा एक केस स्टडी था। फातिमा भी फर्स्ट वुमेन SC जज और मुस्लिम वुमेन जज। इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी, हमने बात किए थे कि ये गवर्नर भी थी तमिलनाडु की, और उन्होंने डिसीजन लिया था कर्नाटका SC and ST प्रमोशन वाले में। रिजर्वेशन में शी वाज अ पार्ट ऑफ द बेंच। The second most important learning is this: never given that women judge will decide in favor of women and male judge will decide against women। ये चीज है भाई, मतलब मेल जज, like patriarchal Brahmanism is an ideology which people subscribe regarding of their gender। अच्छा, इंदिरा जयसिंह जी का एक कोटेशन। हाउ मच क्रिएटिंग अ फॉरेस्ट टू सेव वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, ये ले सकते हैं कि हम लोग हमेशा बात करते हैं ग्रेटर थनबर्ग का, बाकी लोग का, कि अपने देश में क्या चल रहा है वो पता ही नहीं रहता। हाँ। तो देखते हैं इसमें कि अपने देश में क्या चल रहा है। तो मैंग्रोव है क्या, इसको ले लेना करुणा, तो फोटो खींच के डाल देना जब एक्सप्लेन करना होगा तो। मैंग्रोव, तो मैंग्रोव बेसिकली वेटलैंड है, वहां पर मैंग्रोव एक ट्रीज होता है, उसके अंदर में सुंदरी ट्री, जिसे सुंदरबन कहलाता है। सुंदरी ट्री में एपिफाइट्स भी होते हैं, ऐसे एक रूट्स होता है जो टहनी ट्रंक से निकलते हैं। एंड ये क्यों होता है, क्योंकि जो सॉल्ट एब्जॉर्बेंट वाटर होता है उसमें उसको ब्रीदिंग करने का मौका मिले ट्रीज को। तो एक वेटलैंड में ये बेसिकली ट्रीज का ये इंपॉर्टेंस है। जो मैंग्रोव होते हैं ना, ये सुंदरी तो इनकी एक सब स्पीशीज होती है। मैंग्रोव्स आर बेसिकली द हाँ, एक्वेटिक मैंग्रोव। प्लांट्स होते हैं, जो उनका जो शेप होता है थोड़ा बेंडिंग होता है, और दूसरा सोल्ट एब्जॉर्बेंट होते हैं मैंग्रोव, तो इस वजह से वहाँ पे उग पाते हैं। तो ये रीजन होता है। और जो और इनका दूसरा ये सिस्टम है जो डिजास्टर मैनेजमेंट होते हैं, उसका एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है कि किस तरीके से जो टाइड्स होती है और जो साइक्लोन्स होते हैं उनको एक्ट एज ए बैरियर करते हैं। करुणा, आप मुझे ये बताओ कि ये इस स्पीशीज को किस मतलब कौन सी स्पीशीज है, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, कौन सी स्पीशीज है मैंग्रोव? आंचल? ट्रॉपिकल स्पीशी है, ट्रॉपिकल ठीक स्पीशी है। ठीक है, ट्रॉपिकल स्पीशीज है। और दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे कॉप कॉप बेसिक कन्वेंशन ऑफ पार्टीज जो हमेशा हर साल आते हैं, तो अभी तक 27 हो चुका है, तो 28 होगा, तो कैसे वो टेकन नोट ऑफ द मैंग्रोव कंजर्वेशन। तो बताया जा रहा है कि 4.5 मिलियन इनहेबिटेंट ऑफ दिस आइलैंड्स, आइलैंड्स कहाँ पर, जो बे ऑफ बंगाल में है, वहां पर प्रॉब्लम फेस किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टॉर्म, साइक्लोन, लैंड सब्सिडेंस, कोस्टल इरोजन एक्सेट्रा। सॉल्ट वाटर जो इंट्रूजन होता है, आप अगर मैंग्रोव नहीं रहेगा तो सॉल्ट वाटर यहाँ से डायरेक्टली रिवर के अंदर चल जाएगा, या फिर जो सॉइल है उस अराउंड रीजन में, डेल्टा में, वहां पर इम्पैक्ट करेगा। उसके कारण जो खेती होता है आज, राइस का खेती होता है, वो इम्पैक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है मैंग्रोव। तो मैंग्रोव सिर्फ और सिर्फ
इन्वायरमेंटल डाइवर्सिटी के लिए नहीं है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी और एग्रीकल्चर के लिए भी इम्पोर्टेंट। बहुत लोग बसते हैं वहां पर जो दे आर अडेप्टेड टू फिशिंग, क्रैब हंटिंग, फार्मिंग, हनी गैदरिंग एक्सेट्रा, तो इसलिए मैंग्रोव्स उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और So, मैंग्रोव्स एक तरह से मिटिगेशन, ग्लोबल कार्बन मिटिगेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ब्लू कार्बन जिसको बोला जाता है, ब्लू कार्बन मतलब कि कौन कैसे कार्बन कैसे स्टोरेज करे। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, सिक्वेस्ट्रेशन जो ये चीज है, वर्ड है, जो कैसे स्टोर करे कार्बन को वाटर के अंदर में, ओशन के अंदर में, जिससे कि कार्बन कैप्चर किया जाता है थ्रू द। बोले हाँ जी। मिष्टी प्रोग्राम भी है जिसमें स्पेसिफिकली श्रिम्प फार्मिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस प्रमोट की जा रही है अलोंग विद कहाँ पे? कल्टीवेशन, वेस्ट बंगाल में। ठीक। और दूसरा इसमें मैं दो चीजें और बता देता हूँ। एक होता है बेसिकली कैल्प कैल्प फॉरेस्ट, और एक होता है हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी ग्रास सी बेल्ट। ग्रास बेल्ट। हाँ तो बेसिकली जो सी ग्रास, दो तरीके की चीजें होती है, एक होता है सी ग्रास वीड और एक होती है सी ग्रास। तो सी ग्रास जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है, सी वीड जो होती है ब्राउन कलर की होती है। दोनों बीनीथ द वाटर होती है। अब बात करते हैं कैल्प फॉरेस्ट क्या होता है। मैंग्रोव जो है उसकी जो पूरा पेड़ है, जड़ों को छोड़ के वो सब कुछ पानी के ऊपर होता है। कैल्प फॉरेस्ट जो होता है वो पूरा का पूरा पेड़ ही पानी के नीचे होता है। तो बेसिकली जो कैल्प फॉरेस्ट होता है उसकी एक फीचर ये भी होता है कि ये लार्ज स्पीशीज को हार्बर करते हैं। मतलब इनमें इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, हर तरीके का जानवर मिल जाता है। और दूसरा हाईली डाइवर्सिफाइड रीजन होता है, मतलब ये यहाँ पे बहुत सारी मिनरल्स भी मिलते हैं। और जो कैल्प फॉरेस्ट होते हैं वो बेसिकली शोर के पास ही देखने को मिलते हैं, डीप सी में नहीं मिलेगा। जो आपका नियर दी शोर रीजन होता है वहां पर कैल्प फॉरेस्ट होते हैं। So if there's a कितना statement kelp अच्छा है forests are found ये आर्टिकल, hmm. If there's a मजा आ statement गया kelp आर्टिकल। forests are found only on the shores, so this would be true। मतलब only on the shores, deep waters में वो होते ही नहीं है। नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ कैल्प सिर्फ अंडर वाटर में ही होते हैं। नहीं, मैं नहीं, यही मासी पूछ रहे कि क्वेश्चन। ओनली ऑन द शोर्स, शोर के हम्म। तरफ में, हाँ, डीप हाँ, सिर्फ सी में नहीं shores पे होगा। होते डीप हैं। सी में नहीं होते हैं, नहीं हम्म। डीप सी में नहीं नहीं होगा। होते हैं। चीज और लेते हैं इसको आगे। तो ऐसे मानसी ने कहा कि मिष्टी जो प्रोग्राम है मैंग्रोव इनिशिएटिव, ये जो डिटेल में रहता है, अच्छा ही है। तो इट इज टू प्रोटेक्ट एंड रिवाइव मैंग्रोव इकोसिस्टम ऑन द इंडियन कोस्ट। और दूसरा एक और है, COP27 में इजिप्ट में कहा गया कि मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, इसको बताया गया कि कैसे हम लोग कंट्रीज को यूनाइट करें फॉर कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन एंड द प्लांटेशन एफर्ट ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम। तो ऐसे कैसे मैंग्रोव से कम्युनिटी को बेनिफिट हो और क्लाइमेट को बेनिफिट हो, ये दोनों के लिए। तो COP27 में इंपॉर्टेंट है मैंग्रोव अलायंस ऑफ फॉर क्लाइमेट, इसको पढ़ना पूरा डिटेल में आर्टिकल को ले लेना। और क्या क्या रिमूव करता है, तुमने अच्छा दिया हुआ है कि कार्बन जो रिमूव करता है ना, नॉर्मल जो ट्रीज वो क्या करते हैं, कार्बन को लेता है एटमोस्फेयर से और वो ब्रांचेस में स्टोर करता है। लेकिन जो मैंग्रोव है, इट ट्रांसफर द कार्बन टू द सॉइल वेयर इट्स अनएफेक्टेड इवन इफ द ट्री इज डिस्ट्रॉयड। अगर मैंग्रोव को काट भी दोगे ना तो कार्बन ऑलरेडी स्टोर हो चुका है सॉइल के अंदर में। तो ये डिफरेंस है नॉर्मल ट्री में और मैंग्रोव्स में। इसलिए इट इज 10 टाइम्स मोर कार्बन, कैप्चर मोर कार्बन फ्रॉम द एयर देन अदर फॉरेस्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा ब्लू कार्बन बात कर ले, और बहुत लोग रहते